हेलो, नमस्कार नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप मस्त होंगे, आनंद मंगल होंगे। तो आज अपन राजस्थान के जनजाति आंदोलन के तहत अपन ने भील विद्रोह सन 1860 तक का पढ़ लिया था। अब राजस्थान के जनजाति आंदोलन के तहत अपन भील विद्रोह जो 1861 से लेके 1900 ईस्वी के मध्य जो भीलों के विद्रोह हुए थे उसके बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इनमें मुख्य रूप से जो भोमट के भील विद्रोह है या बारापाल के भील विद्रोह है या गोविंदगिरी के नेतृत्व में जो भील विद्रोह हुआ था उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो साथियों, जो सन 1857 की क्रांति के बाद भारतीय साम्राज्य में ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया था। यानी जो 1857 की क्रांति के अंतर्गत भारत का जो साम्राज्य था वो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया था। और इसके उपरांत भारतीय रियासतों में अनेक प्रशासनिक परिवर्तन किए और ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किए। और सलाह के अनुसार मेवाड़ राज्य के क्षेत्र में जो भोमट के भील थे उन भीलों पर भी विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन किए गए। जो भोमट के भील थे उन पर कौन कौन से परिवर्तन किए गए, आइए इनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। भोमट के भीलों पर प्रशासनिक परिवर्तन के तहत कौन कौन से जो प्रशासनिक नियंत्रण या प्रशासनिक परिवर्तन किए उनमें से पहला परिवर्तन है कि भीलों को वन संबंधित जो अधिकार थे उन अधिकारों से वंचित कर दिया था। यानी भीलों को वन संबंधित जो अधिकार थे उनसे वंचित कर दिया था। और दूसरा क्या था कि पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करने हेतु इनको बाध्य किया गया। यानी भीलों को पहले तो वन संबंधित जो अधिकार थे उनसे वंचित कर दिया गया और दूसरा ये था कि पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करना और लकड़ी एकत्रित करते थे उन पर भी कर लगाना, यानी लकड़ी एकत्रित करके उन पर भी कर लगा दिया गया था। और तीसरा क्या था कि भील क्षेत्रों में सूंगी सौकिया स्थापित की। यानी सूंगी सौकिया जो कर लेती थी वह स्थापित करके सामान्य उपभोग की जो वस्तुएं थी, यानी भीलों के जो सामान्य उपभोग करते थे ऐसी वस्तुओं पर भी इन्होंने कर लगाना स्टार्ट कर दिया, जिससे वस्तुएं थी वह महंगी हो गई थी। और भीलों को राज्य ने भीलों द्वारा शराब बनाने पर भी रोक लगा दी थी। यानी राज्य ने भीलों को जो शराब बनाते थे उन पर भी रोक लगा दी थी। भीलों के सामाजिक जीवन में भी इन्होंने हस्तक्षेप किया था। और इसके अलावा जो डाकन प्रथा पर भी रोक लगाने से भील समाज में असंतोष व्याप्त हुआ था। यानी डाकन प्रथा थी उनमें भी रोक लगाने से भीलों में असंतोष व्याप्त हो गया था। इसी दौरान 1881 ईस्वी में भील क्षेत्रों में जनगणना कार्य के दौरान भी अफवाहों से छोटी मोटी, यानी सन 1881 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। इन जनगणना के दौरान भील क्षेत्रों में जनगणना कार्य के दौरान अफवाहों से मोटे पुरुषों को दुबली महिला या दुबले पुरुषों को दी जाएगी। यानी एक अफवाह फैलाई गई थी कि मोटी महिला या मोटे पुरुष है उनको दुबली महिला या दुबले पुरुषों को दिया जाएगा, जिससे भील थे वह उत्तेजित हो गए और अतः भीलों ने इस नवीन व्यवस्था का विद्रोह किया था। यानी भीलों के विद्रोह का प्रमुख कारण तो यही था, भीलों को वन संबंधित अधिकारों से वंचित कर दिया गया था और पहाड़ी क्षेत्रों में इन्हें खेती के लिए मजबूर किया। लकड़ी एकत्रित कर रहे थे, इन पर भी कर लगा दिया गया था। भीलों के क्षेत्रों में सूंगी सौकिया स्थापित कर दी गई थी और सूंगी सौकिया स्थापित करने से विभिन्न प्रकार के जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं थी वो महंगी हो गई थी। और भीलों को शराब बनाने पर भी रोक लगा दी और भीलों के सामाजिक जीवन में भी राज्य ने हस्तक्षेप किया था। और डाकन प्रथा में भी रोक लगाने से भील समाज में असंतोष व्याप्त हो गया था। इसलिए जो बारापाल का भील विद्रोह हुआ वह इसी का भयानक विद्रोह था। 19वीं शताब्दी का भयानक आंदोलन 1881-82 में हुआ था। यह उदयपुर राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य ने भीलों पर महावड़ी क्या था कि स्थानीय महुआ से निकली हुई शराब थी। यानी सन 19वीं शताब्दी के अंदर 1881-82 ईस्वी में उदयपुर राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य ने भीलों पर महावड़ी जो स्थानीय महुआ से निकली गई शराब थी इन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। और ऋखवदेव का मंदिर, ऋखवदेव कौन थे? भीलों के उपासक देवता।
ऋखवदेव। ऋखवदेव कौन है? भीलों के उपासक देवता। ऋखवदेव को राज्य में सीधा नियंत्रण, ऋखवदेव के मंदिर में राज्य का सीधा नियंत्रण में ले लिया था। ऋखवदेव के जो पुजारी थे खेमराज भंडारी ने भीलों के विद्रोह हेतु उकसाया था। ऋखवदेव के मंदिर के जो पुजारी थे खेमराज भंडारी, इन्होंने भीलों को विद्रोह के लिए उकसाया था। 26 मार्च 1881 ईस्वी को उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह ने अपने मामा अमान सिंह, जो राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे, मामा अमान सिंह एवं लोनारगल जो अंग्रेज प्रतिनिधि था, एक राज्य का प्रतिनिधि के रूप में मामा अमान सिंह को, और लोनारगन जो अंग्रेज अधिकारी था वह कवि राजा श्यामल दास के नेतृत्व में एक सरकारी सेना भीलों के विद्रोह हेतु भेजी थी। सज्जन सिंह ने अपने मामा को और अंग्रेज सेनापति व श्यामल दास के साथ एक सेना भीलों को दबाने के लिए भेजी थी, जो 30 मार्च 1881 ईस्वी को भील विद्रोही भीलों व राज्य की सेना के मध्य एक युद्ध हुआ था। महाराणा के निजी सचिव श्यामल दास ने ऋखवदेव मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी के माध्यम से 25 अप्रैल 1881 को भीलों के साथ समझौता किया था। यानी श्यामल दास कौन था? श्यामल दास इनका जो निजी सचिव था महाराणा का, उन्होंने ऋखवदेव मंदिर के जो पुजारी थी खेमराज भंडारी, उनके द्वारा 25 अप्रैल 1881 को भीलों के मध्य समझौता करवाया था। जो अपन पढ़ रहे थे कि 26 मार्च 1881 ईस्वी को उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह ने अपने मामा अमान सिंह, जो उदयपुर राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके साथ, और लोनारगल कौन थे? ब्रिटिश राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले, और कवि राजा श्यामल दास के तहत एक सेना तैयार की और सेना भेजी जो भील विद्रोहियों को दबाने के लिए गई थी। इस सेना ने 30 मार्च 1881 ईस्वी को भीली विद्रोही सेना व इस शाही सेना के मध्य युद्ध हुआ था। और जो महाराणा के निजी सचिव थे श्यामल दास के नेतृत्व में 25 अप्रैल 1881 ईस्वी को खेमराज भंडारी के माध्यम से भीलों के मध्य इन्होंने संधि करवाई थी। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में भीलों ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए नवीन प्रशासनिक और सामाजिक परिवर्तनों के विरुद्ध विद्रोह किया था, और इन्होंने राज्य की सेना की सहायता से दबा लिया गया था। सन 1899-1900 में भील बाहुल्य क्षेत्र में अकाल से पीड़ित होने के कारण भीलों ने लूटपाट का रास्ता अपना लिया, और इस प्रकार 19वीं शताब्दी में आदिवासी विद्रोह में 1818 से प्रारंभ होकर 1900 ईस्वी तक निरंतर होते रहे थे। 19वीं शताब्दी में अनेक जातिगत सामाजिक कुरीतियां से ग्रसित थी, और गोविंदगिरी के नाम से समाज सुधारक ने भील में जो व्याप्त कुरीतियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया था। अब अपन पढ़ेंगे भील आंदोलन में का नेतृत्व गोविंदगिरी ने किया था। गोविंदगिरी के बारे में, गोविंदगिरी कौन थे? तो आइए थोड़ा सा अध्ययन करते हैं गोविंदगिरी के बारे में। तो गोविंदगिरी कौन थे? गोविंदगिरी का जन्म 1858 ईस्वी में 1858 ईस्वी में डूंगरपुर राज्य के बासिया गांव या बेड़सा गांव में हुआ था, और इनका परिवार था वो बंजारा परिवार में हुआ था। गोविंदगिरी ने गांव के पुजारी से साधारण शिक्षा प्राप्त की थी। गांव के पुजारी से साधारण शिक्षा प्राप्त की, और युवावस्था में पत्नी व पुत्रों की मृत्यु से इन्हें अध्यात्म की ओर मोड़ दिया, और वे साधु बन गए थे। इनकी मतलब बेटे की और पत्नी की मौत से इनमें अध्यात्म जाग गया और इन्होंने साधु बन गए थे। कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बन गए थे। यानी इनके गुरु कौन थे? राजगिरी के ये शिष्य बन गए थे।
गोविंद गिरी ने बेड़सा गांव में धूनी स्थापित करके आसपास के भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू किया। यानी अपने गांव में ही इन्होंने धूनी बनाई और अपने आसपास के जो भील थे उनको शिक्षा देना प्रारंभ किया। उनका प्रथम शिष्य डूंगरपुर राज्य के सुरता ग्राम का निवासी कुरा या कुरिया, यानी इनका प्रथम शिष्य कौन था? डूंगरपुर राज्य के सुरता ग्राम डूंगरपुर, जिसका नाम था कुरा या कुरिया। यह इनका प्रथम शिष्य था। ये थे गोविंद गिरी के बारे में। यानी गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में मेवाड़ के पड़ोसी राज्यों ने गोविंद गिरी के नेतृत्व में शक्तिशाली भील आंदोलन शुरू हुआ था। जो गोविंद गिरी कौन थे? गोविंद गिरी का जन्म आपको बताया कि 1858 ईस्वी में डूंगरपुर राज्य के बसिया गांव या बेड़सक गांव में हुआ था और बंजारा परिवार में हुआ था। गोविंद गिरी ने अपने गांव के पुजारी से साधारण शिक्षा प्राप्त की थी और युवावस्था में पत्नी व पुत्रों ने की मृत्यु से इन्हें अध्यात्म की ओर मोड़ दिया और वो सन्यासी बन गए थे। वह कोटा बूंदी के अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बन गए और गोविंद गिरी ने बेड़स गांव में धूनी स्थापित करके जो आसपास के भील थे उनको शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। और उनका जो प्रथम शिष्य था वह डूंगरपुर राज्य के सुराता ग्राम का कुरा या कुरिया नाम का जो व्यक्ति था वह इनका प्रथम शिष्य था। अब गोविंद गिरी ने सच्ची लगन के साथ भीलों में धार्मिक विश्वास और सामाजिक मान्यताओं को सुधारने का काम आरंभ किया था और गोविंद गिरी ने अपने उपदेशों में भीलों को विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं दी और अपने उपदेश दिए। गोविंद गिरी ने कहा कि ये जो भील है इनको शराब व मांस का सेवन न करना चाहिए, हत्या व व्यभिचार भी न करना, धन लोलुप नहीं बढ़ना है, माता पिता की आज्ञाओं को मानना है, झूठी गवाही न देना है, ईश्वर में आस्था रखना, किसी को धोखा नहीं देना, अंधविश्वास जैसे भूत है डाकण है इन पर विश्वास न करने की शिक्षा भी दी थी। इस सुधार आंदोलन के प्रभाव से भील सदियों पुराने सामाजिक धार्मिक बंधन व रूढ़िवादी से स्वतंत्र होने लगे थे और हजारों की संख्या में भील उनके अनुयायी बनने लगे। 1822 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जब उदयपुर आए तो गोविंद गिरी ने उनसे मिलकर उन्हीं की प्रेरणा से आदिवासी सुधार व स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। यानी 1882 ईस्वी में जब स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आए थे तो गोविंद गिरी ने स्वामी दयानंद सरस्वती जब उदयपुर आए तो इन्होंने इन्हीं से प्रेरणा लेके आदिवासी सुधार और स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया था। गोविंद गिरी ने भीलों को संगठित करने और उनमें सामाजिक व राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1883 ईस्वी में डॉक्टर राम प्रसाद व्यास के अनुसार, 1905 ईस्वी में मानगढ़ धाम के लेख के अनुसार, 1903 ईस्वी में, यानी चेतना जागृत करने के लिए 1883 ईस्वी में और राम प्रसाद व्यास कहते हैं 1905 में और मानगढ़ धाम का लेख क्या कहता है 1903 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की। यानी संप सभा की स्थापना कब हुई थी? संप सभा की स्थापना कई तो बता रहे हैं, कई इतिहासकार बता रहे 1883 ईस्वी और कई बता रहे 1905। 1905 कौन बता रहे हैं? डॉक्टर राम प्रसाद व्यास। और मानगढ़ धाम का जो अभिलेख है वह बता रहा है 1903 में। मानगढ़ धाम का जो अभिलेख है यह 1903 ईस्वी में बता रहा है कि संप सभा की स्थापना की थी। संप राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सामाजिक एकता या आपसी एकता और भाईचारा या प्रेम भाव रखना। इस सभा के माध्यम से गोविंद गिरी ने एक और मेवाड़, डूंगरपुर, ईडर, गुजरात और मालवा के भीलों को संगठित किया और दूसरी ओर भील जनजाति में जो व्याप्त कुरीति थी या बुराई थी उन्हें जागरूक करके अथक प्रयास किया। इन्होंने विभिन्न प्रकार की जो शिक्षाएं दी, इनमें से शराब व मांस का सेवन न करना,
चोरी और लूट मार न करना, डकैती नहीं करना, गांव-गांव में स्कूल खोलना, नित्य स्नान करना, ईश्वर पूजा करना, हवन करना, पिछड़ी जातियों की आर्थिक स्थिति को उसको सुधारना, आपसी विवादों के फैसले पंचायतों में करना, अदालत में नहीं जाना, बेगार नहीं करनी, अन्याय का विरोध करना, स्वदेशी तत्वों वस्त्रों का प्रयोग करना आदि इन्होंने इस संत सभा के माध्यम से लोगों में शिक्षाएं दी। इन शिक्षा में आप मतलब समाज अपन कह सकते हैं मूल रूप से जो व्यवहारिक शिक्षा थी, व्यवहारिक शिक्षा ही इस संत सभा में दी गई। भगत आंदोलन, गोविंद गिरी के नियमों को पालन करने वाले लोग थे वह भगत कहलाए थे। यानी भगत किसे कहते थे? गोविंद गिरी के जो अनुयायी थे, जो इनके जो नियम थे इनको पालने वाले लोग थे, वे भगत कहलाते थे। और गोविंद गिरी ने जनजातियों में व्याप्त बुराइयों व कुरीतियों को नष्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया था और भीलों को अधिकारों के प्रति सजग किया था, इसलिए इसी आंदोलन को भगत आंदोलन कहते हैं। यानी गोविंद गिरी ने कह सकते हैं कि इनमें व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया उसी को ही भगत आंदोलन कहते हैं। भगत पथ क्या है कि भगत पथ क्या था? गोविंद गिरी ने ही बेड़सा ग्राम में रहते हुए अपने अनुयायियों के लिए भगत पंथ की स्थापना की थी। यानी बेड़सा ग्राम में जब रहते थे, इनका जो धूना था वहाँ पे जो भील थे, इनके अनुयायी थे, उनको भगत पथ की स्थापना की। और गोविंद गिरी यहाँ की आदिवासी जनजाति में इतने लोकप्रिय हो गए थे कि उनकी श्रद्धा से गोविंद के नाम की जगह गुरु गोविंद के नाम से पुकारने लगे थे। यानी इनका जो नाम गोविंद था, गोविंद का नाम गुरु के साथ जोड़कर गुरु गोविंद सिंह कहने लगे थे। अब क्या है कि जब गोविंद गिरी ने संत सभा का पहला अधिवेशन सन 1930 ईस्वी में मानगढ़ की पहाड़ी, गुजरात, इन मानगढ़ की पहाड़ी, मानगढ़ धाम जिसे राजस्थान का अपन कह सकते हैं जलियांवाला बाग, वहाँ पे किया था। यह आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मानगढ़ पहाड़ी पर प्रतिवर्ष संत सभा का आयोजन होने लगा था। यानी पहला अधिवेशन था वह 1903 ईस्वी में मानगढ़ पहाड़ी में किया था। जो मानगढ़ पहाड़ी अभी वर्तमान समय गुजरात में, आश्विन शुक्ल की पूर्णिमा को ही यहाँ पे हर वर्ष संत सभा का आयोजन होने लगा। तो ये आयोजन होने लगा, भील जागृत हुए थे अंग्रेज़ों के, यह बात खटकनी तो थी। तो राजपूताना के एजीजी ने मेवाड़ रेजिमेंट को पत्र लिखा कि गोविंद गिरी के सिद्धांतों ने भीलों में सामाजिक अपेक्षाओं को बढ़ा दिया है, इससे राजपूत ठाकुरों व अधिकारियों के आदेशों को शुभ साफ मानने से इनकार करे हैं। यानी अंग्रेज़ों ने चापलूची करना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने ये पत्र लिखा कि गोविंद गिरी के जो सिद्धांत थे वह सिद्धांत सामाजिक अपेक्षाओं को बढ़ा दिया गया है और इससे राजपूत ठाकुरों व अधिकारियों के आदेशों की वह मानने से इनकार करे है। शराब की बिक्री भी कम हुई है, जिससे भील क्षेत्रों में राज्यों में आबकारी जो राजस्व था उसमें भी गिरावट आई है। ऐसी स्थिति में राज्यों के अधिकारी थे वह गोविंद गिरी के पंथ के उपनिदेशकों को अपने भूभागों में बेदखल करने लगे। ऐसी स्थिति में जो राज्य के अधिकारी थे वह गोविंद गिरी पंथ के जो उपनिदेशक थे या भूभाग थे उनको बेदखल करने लगे और सत्ता पंथ द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनके पंथ के जो अनुयायी थे उनको ज़बरदस्ती शराब पिलाई गई और अनेक स्थानों पर पंथ के ध्वज फाड़ दिए, धूणियाँ मिटा दी। विशेषकर डूंगरपुर राज्य के जागीरदारों व अधिकारियों ने गोविंद गिरी के इस भूभाग को छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया और गोविंद गिरी बाध्य होकर 1908 में बेड़सा गांव डूंगरपुर छोड़कर राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात, जो उस समय बम्बई प्रांत के अंतर्गत आता था, ईडर व सूंथ गांव में आ गए थे। इन्होंने यहाँ पे अपनी कर्मस्थली बनाई और अपनी आजीविका में कृषक बन के अपना काम करने लगे थे। भीलों में जो जागृति उत्पन्न की और भीलों के जागीरदारों द्वारा उन पर किए जा रहे अत्याचार व शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए उत्प्रेरित हुए थे। सन 1910 ईस्वी में सुधार आंदोलन में इतना विस्तृत हो गया था कि भीलों की बढ़ती हुई जागृति से रियासतों के शासक थे वो बौखला उठे थे और उन्होंने अपने पंथ में को उखाड़ने का, उन्होंने जो इनका जो पंथ था उनको उखाड़ने का पूरा प्रयास किया और भीलों का पंथ छोड़ने और मद्यपान करने के लिए इन्होंने विवश किया। शासक और अधिकारियों की इस दमनकारी गतिविधियों से भीलों के मन में उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो गई और यह सुधार आंदोलन का उग्र रूप धारण करने की स्थिति में आ गया और भील राजनीतिक आंदोलन छेड़ने के लिए उद्यत हो गए और इस प्रकार इन्होंने भीलों ने जो आंदोलन था वह आंदोलन करने प्रारंभ कर दिया। अब कल अपन पढ़ेंगे
जो जलियांवाला बाग राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में मानित मानगढ़ धाम हत्याकांड, और इनका जो प्रमुख कारण थे, क्या क्या कारण थे जो भीलों ने इस कारण या इसका विद्रोह करने का प्रमुख कारण क्या था, उनके बारे में चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए हमसे। गुड नाइट।